चलिए आज गोता लगाते हैं साइबर क्राइम की दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूती है और इसे समझना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। ये सारे शब्द फिशिंग, मैलवेयर, हैकिंग हम आए दिन सुनते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है? ये वो तरीके हैं जिनसे हमारी डिजिटल दुनिया एक झटके में तबाह हो सकती है। तो आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम धोखे के खेल से शुरू करेंगे, फिर कुछ अनचाहे डिजिटल मेहमानों से मिलेंगे, एक ऑनलाइन डकैती की प्लानिंग को समझेंगे, डिजिटल उत्पीड़न के अंधेरे कोनों में झांकेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हमले कितने बड़े और खतरनाक हो सकते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है धोखे के खेल से। यहाँ साइबर अपराधी किसी रॉकेट साइंस का नहीं, बल्कि हमारे भरोसे का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई और बनकर आते हैं और हमारे विश्वास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। फिशिंग, जैसा नाम है वैसा ही काम है, बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा। अटैकर एक चारा फेंकता है, जो हो सकता है किसी बैंक से आया हुआ एक जरूरी ईमेल या फिर किसी बम्पर डिस्काउंट का मैसेज, और बस इंतजार करता है कि कब कोई इस पर क्लिक करके उसके जाल में फंस जाए। और पता है, ये धोखा सिर्फ एक शक्ल में नहीं आता, इसके कई चेहरे हैं। जब ये धोखा ईमेल के जरिए होता है तो हम इसे फिशिंग कहते हैं। जब कोई फोन कॉल पर चिकनी चुपड़ी बातें करके ओटीपी या सीवीवी जैसी डिटेल्स निकलवाता है तो वो है विशिंग। और जब एसएमएस के जरिए कोई खतरनाक लिंक भेजा जाता है तो उसे कहते हैं स्मिशिंग। तरीके अलग अलग हैं, पर मकसद एक ही है, धोखा देना। और इन सब के पीछे जो आर्ट काम करती है वो है सोशल इंजीनियरिंग, मतलब हैकिंग का वो तरीका जिसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी दिमाग और भावनाओं से खेला जाता है। जैसे कोई अर्जेंट मैसेज आएगा, आपकी लॉटरी लग गई है, या आपका अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा। ये सब डर और लालच का ही तो खेल है। तो ये तो हुई धोखे की बात, जिसमें हम खुद गलती से दरवाजा खोल देते हैं। पर क्या हुआ अगर कोई बिना पूछे ही हमारे डिजिटल घर में घुस आए? यहीं पर एंट्री होती है इन अनचाहे डिजिटल मेहमानों की, जिन्हें हम मैलवेयर कहते हैं। मैलवेयर, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। इसे एक बड़े छाते की तरह समझिए, जिसके नीचे कई तरह के खतरनाक प्रोग्राम छिपे होते हैं, और इन सभी का एक ही मकसद होता है, किसी के कंप्यूटर या फोन में घुसकर चुपचाप तबाही मचाना। अब इस मैलवेयर की दुनिया में ना 3 बड़े बदनाम खिलाड़ी हैं: वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। वायरस को फैलने के लिए हमारी मदद चाहिए होती है, जैसे किसी अनजान फाइल पर क्लिक करना। वहीं वर्म ज्यादा स्मार्ट है, ये नेटवर्क में अपने आप फैलता जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे में। और ट्रोजन हॉर्स, वो तो बिल्कुल अलग ही कहानी है। ये लाइन बिल्कुल सटीक है। ट्रोजन हॉर्स दिखने में लगेगा कि कोई तोहफा है, कोई काम का सॉफ्टवेयर, जैसे कोई गेम या फोटो एडिटर, लेकिन जैसे ही उसे इंस्टॉल किया जाता है वो हैकर के लिए एक पिछला दरवाजा खोल देता है, जिससे वो सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले सकता है। अब आता है रैंसमवेयर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैंसम यानी फिरौती। ये एक तरह का डिजिटल अपहरण है। ये मैलवेयर हमारी सारी जरूरी फाइलों पर ताला लगा देता है और उन्हें वापस देने के बदले में मोटी रकम मांगता है। चलिए अब बात करते हैं एक प्रॉपर डिजिटल डकैती की। ये वो हमले हैं जिनका मकसद सिर्फ सिस्टम को खराब करना नहीं, बल्कि सीधे सीधे डेटा और एक्सेस पर डाका डालना है। जब भी हम हैकर शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक विलन की इमेज बनती है, पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है। एक तरफ है ब्लैक हैट हैकर्स, जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल गलत कामों जैसे चोरी या जासूसी के लिए करते हैं, और दूसरी तरफ है व्हाइट हैट हैकर्स। ये वही स्किल्स इस्तेमाल करके सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तो सारा खेल नियत का है। ये चोरी का एक बहुत ही शातिर तरीका है, जिसे सलामी अटैक कहते हैं। सोचिए, कोई हजारों लाखों बैंक अकाउंट से सिर्फ कुछ पैसे, जैसे 50 पैसे या 1 रुपया निकाल ले। किसी एक इंसान को तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हैकर के पास देखते ही देखते एक बड़ी रकम जमा हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई किसी वेबसाइट से बात कर रहा है और कोई तीसरा बीच में बैठकर चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा है और जरूरत पड़ने पर बदल भी रहा है। यही है मैन इन द मिडल अटैक। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब हम किसी कैफे या एयरपोर्ट के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने जो भी बात की वो सिस्टम और डेटा पर हमलों की थी, लेकिन साइबर क्राइम का एक और चेहरा है जो कहीं ज्यादा पर्सनल और दर्दनाक है।
ये वो अपराध हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे सीधे इंसानों को टारगेट करते हैं, उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करते हैं। इसमें 3 चीजें प्रमुख हैं। पहला, साइबर स्टॉकिंग, मतलब इंटरनेट पर किसी का लगातार पीछा करना, उस पर नजर रखना और उसे डराना धमकाना। दूसरा, साइबर बुलिंग, जिसमें ऑनलाइन किसी का मजाक उड़ाया जाता है या उसे जलील किया जाता है। और सबसे घिनौना है साइबर ग्रूमिंग, जहां कोई अपराधी बच्चों से दोस्ती करके उनका भरोसा जीतता है ताकि बाद में उनका शोषण कर सके। अब हम छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़ते हैं और उन हमलों की बात करते हैं जो किसी एक इंसान या कंपनी को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम, शहरों और यहाँ तक कि देशों को घुटनों पर ला सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल हमला है जिसे DDoS अटैक कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक हैकर हजारों इन्फेक्टेड कंप्यूटरों की एक फौज बनाता है जिसे बॉटनेट कहते हैं। फिर वो उस पूरी फौज को ऑर्डर देता है कि एक ही वेबसाइट पर एक साथ हमला कर दो। नतीजा, वेबसाइट पर इतना ज्यादा नकली ट्रैफिक आता है कि वो क्रैश हो जाती है। और यहीं से हम साइबर क्राइम के सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंचते हैं, साइबर आतंकवाद। इसका मकसद पैसे चुराना नहीं, बल्कि किसी देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उसके पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम या डिफेंस नेटवर्क पर हमला करके पूरे देश में डर और अफरा तफरी फैलाना होता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक असल खतरा है, इतना गंभीर कि भारत के IT एक्ट में इसके लिए एक अलग से धारा सेक्शन 66F बनाई गई है, जो इसे आतंकवाद के बराबर का जुर्म मानती है। तो इन सब खतरों के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि इस डिजिटल जंग में हमारा सबसे बड़ा हथियार कोई एंटीवायरस नहीं, बल्कि हमारी खुद की जानकारी और जागरूकता है। अगर हम दुश्मन को पहचानते हैं तो हम उससे बच भी सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि खतरे क्या हैं, सवाल ये है कि इन सब को जानने के बाद जब अगली बार कोई अपना फोन या लैपटॉप खोलेगा तो वो अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए क्या अलग करेगा। क्योंकि इन खतरों को जानना सिर्फ पहला कदम है, असली काम तो अब शुरू होता है।